एपिसोड 7 स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। राज, विजय और हरी ने इस बार गर्मियों में लक्षद्वीप घूमने का प्लान बनाया। कुछ दिन तीनों आराम करने और घूमने के लिए गर्मियों में लक्षद्वीप जाने की तैयारी करने लगे। तब विजय ने एक प्राइवेट कंपनी के जहाज में 3 टिकट कंफर्म करवा दिए। राज ने विजय और हरी सिंह से कहा कि तीनों आज अपना सामान पैक कर लो, हमारा ये लक्षद्वीप का टूर 1 हफ्ते का रहेगा और हम वहाँ कल सुबह जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम खूब मस्ती करेंगे। कल सुबह मिलते हैं। फिर तीनों एयरपोर्ट पर। सुबह तीनों 8 बजे एयरपोर्ट पर मिले और एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो पर चढ़कर अपनी कंफर्म पर बैठ गए। तब हरी सिंह ने कहा कि सर, मैं पहली बार पर बैठा हूँ, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तब राज ने कहा कि कुछ नहीं होता हरी जी, आप मत घबराओ, हम भी तो आपके साथ हैं। तब उनके लिए एयर होस्टेस काफी स्नैक्स लेकर आ गई और फिर तीनों ने उसे फिनिश कर दिया। अगत्ती लक्षद्वीप एयरपोर्ट पर उतरने से पहले एयर होस्टेस ने कहा कि सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम अगत्ती एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपनी सीट बेल्ट को बांध लें, धन्यवाद। फिर राज, विजय और हरी सिंह ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और फिर फ्लाइट उतर गई अगत्ती एयरपोर्ट पर। उसके बाद वो वहां से शिप की मदद से लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती पहुंच गए और वहां होटल सी ब्लू में अपने लिए एक बड़ा कमरा बुक करा लिया। उस होटल में और भी टूरिस्ट रुके हुए थे। रात को वो लोग नीचे डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए इकट्ठा हुए। आज डिनर में उनके लिए डिफरेंट टाइप फिश मछली आइटम्स, कोकोनट चटनी, जीरा राइस, सांभर, पैरंटा, रसम, सैलड्स का प्रबंध था। सबने मजे से पेट भरकर खाना खाया और इस स्वादिष्ट खाने की खूब तारीफ करी। उसके बाद तीनों थोड़ा टहलने के लिए सागर के किनारे चले गए। सागर किनारे घूमते हुए ये बहने वाली ठंडी हवाएं उन्हें मानो परमानंद का एहसास दिला रही थी। तभी ऊपर 2 मंजिले से किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि इस कमरे में खून हो गया। सभी दौड़कर दूसरे मंजिल पर कमरा नंबर -11 में पहुंचे तो देखा कि एक आदमी कमरे में मृत पड़ा है और गोली उसके पेट को चीरकर निकल गई तथा मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब तक किसी ने लोकल पुलिस को फोन कर दिया था कि होटल सी ब्लू में कमरा नंबर -11 में एक व्यक्ति का किसी ने कत्ल कर दिया है। लोकल पुलिस 10 मिनट में अपने दल के साथ वहां कत्ल की छानबीन करने पहुंच चुकी थी। फिर सारे लोगों को पुलिस ने वहां से अलग किया और इस व्यक्ति की पूरी डिटेल होटल के रिसेप्शन से निकाल ली और उस शख्स को बुलाया जिसने सबसे पहले इस लाश को देखा था और लोगों को बताया था। वह होटल का वेटर विकास था। इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा ने कहा कि विकास, ये बताओ कि जब तुम इस कमरे में आए तो तुमने सबसे पहले यहाँ क्या देखा? तब विकास ने बताया कि मैं रोहन, मृत व्यक्ति जी के लिए काफी बनाकर लाया था और फिर मैंने उनके कमरे का डोर नॉक किया तो दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ। तब मैंने देखा कि राहुल जी कमरे में खून से लथपथ होकर मृत अवस्था में जमीन पर गिरे हुए थे। फिर मैं वहां से भागा और नीचे आकर मैंने सब लोगों को इस घटना के बारे में बताया और मैंने ही आपको इस मर्डर की जानकारी दी थी। तब इंस्पेक्टर रोमन ने जांच शुरू की तो उन्होंने देखा कि बालकनी खुली पड़ी है, शायद वहां राहुल खड़े रहे होंगे और ठीक सामने की बिल्डिंग से किसी ने ऐसी बंदूक से गोली चलाई है जिस पर साइलेंसर लगा था, जिससे गोली चलने पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। तभी वहां खड़े लोगों में से राज ने अपना ICARD निकालकर इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा को दिखाया और कहा कि उनके साथ भी उनकी टीम आई है, लेकिन हम केवल लक्षद्वीप घूमने के लिए आए हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी इस केस में कुछ मदद कर सकते हैं। तब इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा ने कहा कि वाई नॉट, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी मदद करेंगे, जिससे ये केस जल्दी सुलझ सकता है। तब इंस्पेक्टर डिसूजा अपना काम निपटाने लगे। उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी एविडेंस जुटाने के लिए होटल बुला लिया। दोनों टीमों ने अपना काम निपटा लिया था तो इंस्पेक्टर डिसूजा ने रोहन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद होटल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और सभी अपने अपने कमरों में चले गए। राज, विजय और हरी सिंह को एक बड़ा सा कमरा मिला था जिसमें 3 बेड लगे थे, इसलिए वो एक ही कमरे में रुके थे। हरी सिंह ने कहा कि सर, आपको क्या लगता है कि रोहन की हत्या क्यों की गई होगी? तब राज बोला, हरी सिंह, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन इसके लिए पहले इस रोहन की सारी जानकारी जुटानी पड़ेगी और इस होटल के मैनेजर सोहन दास जी से भी मिलना पड़ेगा, जिससे हमें इस बिल्डिंग के स्टाफ की जानकारी और इस बिल्डिंग के सामने जो एक टूटा फूटा वीरान मकान है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब विजय ने कहा कि ये आपने सही कहा सर जी कि कल यहाँ के मैनेजर से मिलना पड़ेगा और इंस्पेक्टर डिसूजा के भी संपर्क में रहना होगा। तब राज ने कहा कि चलो सो जाओ, सब रात बहुत हो गई है और चौकन्ना रहना, सब इस होटल में रात को कुछ भी हो सकता है। सबने कहा ठीक है सर। फिर तीनों अपने अपने बेड पर सो गए।
रात के तकरीबन 1 बजे के करीब उनके दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर गलियारे में चल रहा है और उसने जूते पहन रखे हैं। तभी राज ने विजय और हरी सिंह को जगाया और कहा कि उठो मेरे सैनिकों, बाहर कोई अजनबी टहल रहा है, शायद वही कातिल हो। तब विजय कहता है कि सर, हमें देखना होगा कि ये शख्स कौन है। तब उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला और फिर विजय ने होटल के कमरे की लाइट बिना खोले हुए धीरे से दरवाजा खोला तो गलियारे में हल्की रोशनी में उसे एक साया नीचे जाते दिखा। विजय ने उसका पीछा किया तो वो साया पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब विजय कमरे में आ गया और उसने राज को बताया कि सर, मैंने एक आदमी का साया देखा, लेकिन जब तक मैं नीचे गया तब तक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। राज ने कहा, जरूर वो कातिल या उसका सहयोगी था। हरी सिंह ने कहा, आप दोनों सो जाए, कल बात करते हैं, स्लीपिंग गुड नाइट। फिर सब सो गए। सुबह उठकर तीनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो राज ने कहा कि विजय और हरी, चलो चलकर उस वीरान और टूटे फूटे मकान का औचक निरीक्षण करके आते हैं। जरा वहां जाकर तो देखें कि कुछ सुराग मिलता है कि नहीं या खाली हाथ वापस आना पड़ता है। फिर वो तीनों उस वीरान मकान में पहुंचते हैं और वहां काफी देर बिताकर निरीक्षण करने के बाद उन्हें वहां से 3 सुराग मिले। एक उस शूटर के जूतों के निशान, ये निशान काफी बड़े थे। इससे पता चलता है कि वह शूटर लंबे कद का इंसान था। दूसरा सुराग है एक बड़ी कंपनी की सिगरेट का पैकेट, शायद उसने इंतजार करते हुए काफी सिगरेट पी थी। तीसरा सुराग था एक ये लाल रुमाल जो शायद वहां से भागते हुए उसकी पेंट की जेब से गिर गया हो और उसको लाल कलर पसंद हो। फिर वो तीनों सुराग लेकर अपने होटल के कमरे में आ गए और फिर नहाकर वो नीचे डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कड़ाही करने के लिए आ गए। आज नाश्ते में था इडली, सांभर, मेदू वड़ा, नारियल और टमाटर की चटनी, ब्रेड टोस्ट, बटर, जैम और काफी। सबने नाश्ते को फिनिश कर लिया। उसके बाद राज ने कहा, सचमुच नाश्ता स्वादिष्ट बना था, मन और पेट दोनों मानो आज तृप्त हो गए हों। उसके बाद तीनों होटल के मैनेजर सोहन दास से मिलने चले गए। सोहन दास ने उनका वेलकम किया और उनसे पूछा कि जी बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब राज ने कहा कि मैनेजर साहब, आपके इस होटल में कितना स्टाफ है और क्या सभी पिछले 2-3 दिन से यही मौजूद हैं या कोई अभी हाल फिलहाल में छुट्टी तो नहीं गया। तब मैनेजर साहब ने बताया कि हमारे होटल में मुझे मिलाकर कुल 12 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 2 रिसेप्शनिस्ट, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 वेटर, 2 सेफ, 2 सफाई कर्मचारी और 1 टेक्निकल स्टाफ और मैं एक मैनेजर। कुल 12 लोग हैं जो इस होटल में काम करते हैं और कोई भी स्टाफ पिछले 2 हफ्तों से छुट्टी पर नहीं गया। तभी इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा भी आ जाते हैं और उनके हाथ में पोस्टमार्टम और फोरेंसिक दोनों रिपोर्ट थी, लेकिन उनमें भी कुछ खास नहीं था। बस यही जिक्र किया गया था कि 200 मीटर की दूरी से किसी हैवी ऑटोमेटिक गन से एक ही फायर किया गया, जिससे गोली सीधे पेट को चीरते हुए निकल गई और उनके रात के खाने में जहर की मिलावट नहीं पाई गई। तब राज ने कहा कि मैनेजर साहब, आप हमारे साथ चलिए और सभी होटल स्टाफ को बुलाकर लाइन में खड़ा कर दीजिए। मैनेजर सोहन दास ने ऐसा ही किया। फिर राज और इंस्पेक्टर डिसूजा ने सभी से कुछ सवाल किए। राज सभी को गौर से देख रहा था। फिर उसने सभी को जाने के लिए कह दिया। राज ने विकास को मैनेजर साहब के कैबिन में बुलाया और पूछा कि विकास, तुम्हारी हाइट कितनी है। तब विकास बोला कि सर, मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है। तब विजय ने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। विकास ने कहा, मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। फिर हरी सिंह ने कहा कि तुम्हें कुछ नशा करने की आदत है। विकास ने कहा कि मुझे एक बड़ी कंपनी की सिगरेट पीने का बहुत ज्यादा शौक है। तब राज ने कहा कि इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा साहब, पकड़ लीजिए इस विकास को, यही रोहन का कातिल है। ये सुनते ही विकास ने भागने की कोशिश की तो विजय और हरी सिंह ने उसको पकड़कर इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा और कांस्टेबल जीवन कुमार को सौंप दिया। तब मैनेजर सोहन दास ने कहा कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कातिल विकास है। तब इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा ने कड़क आवाज में कहा कि विकास, अब जल्दी बता दे कि तूने राहुल का खून क्यों और कैसे किया। विकास ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये रोहन आज से 5 साल पहले जो सामने वीरान मकान आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक होटल ग्रीन फोर्ट चला करता था, उसके मैनेजर हुआ करते थे। ये एक नंबर के पियक्कड़ और जाहिल इंसान था। इसने ही वो होटल बर्बाद कर दिया था। इसने मुझे उस होटल से बहुत लोगों के सामने झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया था, जिससे मेरी नौकरी चली गई और मेरा पूरा परिवार सड़कों पर आ गया था। तब मैंने कसम खाई थी कि इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर पैसे और इलाज की कमी के कारण मेरी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। मैं अपनी पत्नी और बच्चे की मौत का जिम्मेदार इसी रोहन को मानता था। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं इसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैं यूनिवर्सिटी लेवल का एयर राइफल शूटिंग गेम में चैंपियन ट्रॉफी रह चुका था और मेरा निशाना एकदम सटीक था। फिर मैंने एक आर्म्स शॉप से ये हैवी गन, गोली और साइलेंसर को चुराया और उस मकान में इन तीनों चीजों को छुपा दिया। फिर एक दिन रोहन हमारे इस होटल में ठहरा। बस मुझे अब सही मौका मिल गया था। ये रोज रात को बालकनी में लाइट जलाकर 10 मिनट टहलता था। फिर उसी रात को मैं बाजार से काफी लाने के बहाने निकला और उस वीरान मकान में पहुंचा तथा लगभग 200 मीटर की दूरी से उस हैवी गन जिस पे मैंने साइलेंसर लगा दिया था, उससे एक जोरदार फायर इसके पेट की तरफ किया और इसे गोली लगी तब ये कमरे में भागा मगर वहीं गिर गया। उसके बाद मैंने उस गन को एक बड़े नाले में डुबा दिया। होटल वापस आकर मैं कॉफी बनाकर रोहन को देने गया। फिर आगे का तो आपको पता है। तब इंस्पेक्टर डिसूजा ने कहा कि विकास, तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। फिर वो उसको हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। राज, विजय और हरी सिंह एक टापू पर घूमने जाते हैं और वहाँ काफी मजे करते हैं। वहाँ वो कई सागर से संबंधित चीजें एक्सप्लोर करते हैं। उस टापू पर 30 परिवार रहते थे और उनका मुख्य व्यवसाय पर्यटन और नारियल और मसालों की खेती था। राज, विजय और हरी सिंह ने 2 दिन वहां रुकने का फैसला किया। तब उन्होंने एक छोटे से होटल में कमरा बुक कर लिया और पुराने होटल में फोन करके बताया कि हम 2 दिन इस टापू पर रुक गए हैं। उस होटल के मालिक का नाम रमन्ना था। वो बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने राज, विजय और हरी सिंह के लिए डिनर में काफी सी फूड आइटम्स बना दिए थे, जिसे खाने के बाद तीनों ने रमन्ना से खाने की बहुत तारीफ करी और कहा कि मेरे प्यारे रमन्ना, आपने खाना काफी स्वादिष्ट बनाया है। आज तो मजा ही आ गया डिनर करके। फिर वो तीनों रमन्ना के साथ काफी गपशप लगाते हैं। रात ज्यादा हो जाने के कारण सब सोने चले जाते हैं। रात के लगभग 1 बजे करीब राज को घर के बाहर में किसी के फुसफुसा कर बोलने की आवाज सुनाई दी। राज ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे 2 लोग दिखे जिन्होंने मास्क लगा रखा था और वो वहां कुछ बातें कर रहे थे। फिर वो थोड़ी देर में वहां से चले गए। तभी सुबह जिस मकान में राज, विजय और हरी सिंह रुके थे, उसके बाजू वाले मकान में पुलिस आ रखी थी क्योंकि वहां रहने वाले एक शख्स गोपी का मर्डर हो गया था और उस घर का मालिक तपन गायब था। रमन्ना को घबराया हुआ देखकर राज ने पूछा कि क्या बात है रमन्ना, आप टेंशन में लग रहे हो। तब रमन्ना ने बताया कि 2 दिन पहले तपन यहाँ से काफी सामान लेकर निकल गया और मुझे चाबी पकड़ा गया और मुझसे कहा कि मैं बहुत दिनों के बाद वापस लौटूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो तब तुमसे अपने मकान की चाबी ले लूंगा। फिर वह जहाज से कवरती को निकल गया। आज लोगों को तपन के मकान से भयंकर दुर्गंध निकलते हुए प्रतीत हुई तो कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने के बाद मैंने तपन के घर की चाबी पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला तो अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी है। वह आदमी तपन का सहयोगी गोपी था। पुलिस का शक मेरे और तपन के ऊपर भी है। राज ने कहा, रमन्ना घबराओ नहीं, जब तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी राज की नजर इंस्पेक्टर डिसूजा पर पड़ती है और वह कहता है कि आप इंस्पेक्टर साहब यहाँ भी मर्डर की तफ्तीश करने आए हैं। इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा ने कहा कि जी, यहाँ भी हमारी ही ड्यूटी लगी है। तब राज ने कहा कि हम यहाँ घूमने आए तब तक यहाँ ये हादसा हो गया। चलिए आप अपना काम कीजिए, हम भी आपकी ही मदद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा ने कहा कि थैंक यू वेरी मच। फिर इंस्पेक्टर साहब घटनास्थल से लाश को पोस्टमार्टम के लिए कवरती भिजवाते हैं। रमन्ना ने पुलिस से तपन के घर में रहने की इजाजत मांगी क्योंकि तपन ने घर की चाबी रमन्ना को सौंपी थी। अब रमन्ना और उसकी पत्नी सुमैया दोनों को पुलिस तपन के खाली पड़े पुराने घर में रहने की इजाजत दे देती है। तब एक दिन एक लड़का और एक औरत तपन के घर पर आते हैं तो रमन्ना दरवाजा खोलता है और पूछता है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब वो औरत कहती है कि मेरा नाम सुंदरी है, मैं तपन बाबू की पत्नी हूँ और इसका नाम सुजीत है, ये हमारा बेटा है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप इस घर को छोड़ दो और हमको ये घर सौंप दो। तब रमन्ना को उन पर शक हुआ और उसने कहा कि तपन ने यहाँ से जाने के बाद यह मकान मुझे निगरानी करने के लिए दिया था और कहा था कि किसी को भी मैं इस घर की चाबी न सौंपूं, केवल उसके अलावा। सुंदरी ने कहा कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ, आप मुझे चाबी ले सकते हैं। तब रमन्ना ने कहा कि आप कोर्ट से ऑर्डर लाइए, तभी मैं मकान खाली करूंगा। उसके बाद सुंदरी रमन्ना को धमकाते हुए चली जाती है। उसके अगले दिन रमन्ना को एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें 2 लाइन लिखी होती है कि रमन्ना, जिंदा रहना है तो मकान खाली कर दो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। तब रमन्ना घबरा जाता है और राज को ये आपबीती सुनाता है। राज रमन्ना को लेकर इंस्पेक्टर डिसूजा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं।
फिर राज कहता है कि हमें 2-3 दिन तपन के घर पर निगरानी रखनी पड़ेगी क्योंकि लगता है कि उसने अपने घर पर जरूर कुछ धन या बेशकीमती चीज छुपा रखी है, उसे लेने वो जरूर आएगा। तब हम उसे पकड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा ने कहा कि मैं और जीवन शाम को पहुंच जाएंगे और 3 दिन वहीं रहेंगे। शाम 7 बजे इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा और जीवन उस टापू पर पहुंच गए। फिर सबने तपन के घर पर अलग अलग जगह पर अपनी पोजीशन ले ली। रात के करीब 11 बजे 2 लोग जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, वो बड़ी सावधानी से चलकर दरवाजे के पास पहुंचते हैं और दरवाजे पर जैसे ही नॉक करते हैं तभी इंस्पेक्टर रोमन डिसूजा की एक गोली सीधे उस आदमी की कलाई पर लगती है और वो दोनों आदमी भागने की कोशिश करते हैं। तभी सब मिलकर उनको पकड़ लेते हैं और उनकी धुलाई कर देते हैं। राज जैसे ही उनका मास्क हटाता है तो उनमें एक तपन होता है और दूसरा उसका दोस्त नमन। इंस्पेक्टर डिसूजा उनको पकड़कर थाने ले जाते हैं और फिर तपन सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह कहता है कि वह सोने की तस्करी में शामिल है और उसने काफी सोना इकट्ठा कर लिया था। गोपी भी उसका सहयोगी था लेकिन वह उसको ब्लैकमेल करने लगा था, जिससे मैंने और नमन ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और कुछ सोना लेकर कवरती चले गए। अभी कुछ सोना और घर में छुपा कर रखा है, वही लेने हम आ जाए थे। वो चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी और उस महिला एवं बच्चे को पैसे का लालच देकर मैंने ही भेजा था ताकि रमन्ना उस घर को छोड़ दे और हम वो बचा सोना लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाएं। यही अब तक का घटनाक्रम था। इंस्पेक्टर डिसूजा ने राज को फोन किया और तपन की बताई जगह से बचा सोना लाकर इंस्पेक्टर डिसूजा को सौंप दिया और उस सोने को उन्होंने कस्टम को सौंप दिया। तब इंस्पेक्टर डिसूजा ने कहा कि तपन और नमन, तुम दोनों को कोई भी फांसी से नहीं बचा सकता। राज, विजय और हरी सिंह लक्षद्वीप से छुट्टियां मनाकर वापस आ गए और फिर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक हफ्ते के बाद थाने में एक अधेड़ उम्र के इंसान जिनकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा लग रही थी, वो आए और आकर उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं और आपकी राय भी लेना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तब इंस्पेक्टर राज ने कहा कि बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे, बताइए क्या बात है। तब उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम रंजन चौधरी है और मैं बनारस के एक मोहल्ले गीतापुर में रहता हूँ। मेरे एक परम मित्र सुंदर चौधरी थे जिनकी किसी ने जहर देकर हत्या कर दी थी। उन्होंने मरने से एक दिन पूर्व मुझे एक सोने की चेन दी थी और कहा था कि ये सोने की चेन उनके परिवार के पास कई पीढ़ियों से है। इसको आपको सौंप रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसको आप मेरी यादगार समझकर संभाल कर अपने पास सुरक्षित रखिएगा और किसी को न दीजिएगा और कभी इसको न बेचिएगा। मैंने उनसे वायदा किया कि मैं इसको अपने पास संभाल कर रखूंगा और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगा। फिर उसके अगले दिन सुंदर चौधरी की मौत हो जाती है और पुलिस तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि सुंदर चौधरी की मौत जहर से हुई है और उन्हें कुछ दिनों से धीमा जहर उनके खाने में मिलकर दिया जा रहा है। हम सब ये जानकर हतप्रभ थे कि ऐसा कौन कर सकता है। आज तक वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाए और कातिल को आज तक नहीं पकड़ पाई। राज ने पूछा कि आपने वो सोने की चेन कहाँ रखी है? तब रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने उस सोने की चेन को अपने कमरे में रखी अलमारी के लॉकर में सुरक्षित करके रखा है और उस अलमारी की चाबी हमेशा मेरे ही पास रहती है। अभी कल की बात है, रात को एक आदमी मेरे कमरे में चोरी की नीयत से घुसा और अलमारी खोलने का प्रयास करने लगा। तभी मेरी नींद खुली तो मैंने हल्ला मचा दिया, जिससे मेरे घर का नौकर और रसोइया दोनों लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। तब तक वो चोर मेरे बगीचे से होते हुए पीछे के रास्ते भाग गया। अब मुझे डर सता रहा है कि कहीं वो चोर फिर मेरे यहाँ चोरी करने ना आ जाए और कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। मैं इधर आया था और मैंने आपका काफी नाम सुना है, इसलिए आप मेरे साथ चलकर और सिविल ड्रेस में रहकर आप इस मामले को सुलझाने में वहाँ की पुलिस की मदद करेंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। राज ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मेरा भी बनारस जाने का मन था, इसलिए मैं फिर 7 दिन की छुट्टी लेकर आपके साथ चलता हूँ और इस बार मैं अपने साथ राहुल को ले जाऊंगा तथा हरी सिंह और विजय, इस बार आप दोनों थाने को संभालो। फिर राज ने राहुल को फोन किया और रात की ट्रेन से बनारस जाने के लिए तैयार कर लिया। उसी रात इंस्पेक्टर राज, प्राइवेट जासूस राहुल और रंजन चौधरी तीनों ट्रेन से बनारस के लिए निकल पड़े। रात 10 बजे तीनों बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। फिर तीनों टैक्सी पकड़कर रंजन चौधरी के घर के लिए निकल जाते हैं। आधे घंटे के बाद तीनों रंजन चौधरी के घर पहुंच जाते हैं। रंजन चौधरी अपने मकान में उनके लिए एक कमरे में रहने की व्यवस्था कर देते हैं। उसके बाद फ्रेश हो जाने के बाद रंजन चौधरी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। खाना खाने के बाद सभी सोने चले जाते हैं।
अगले दिन रंजन चौधरी भागते हुए इंस्पेक्टर राज के पास आते हैं और कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब गजब हो गया, मेरी अलमारी से सोने की चेन गायब हो गई, जबकि चाबी तो मेरे ही पास थी और अलमारी और उसके अंदर का लॉकर भी बंद था, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो सोने की चेन चोरी कैसे हो गई। राज और राहुल उनके कमरे में आते हैं और अलमारी का मुआयना करते हैं। उसके बाद राज रंजन चौधरी से कहता है कि आपके घर में कौन कौन रहता है। तब रंजन चौधरी ने कहा कि इस मकान में मेरे अलावा मेरा ड्राइवर पंकज, रसोइया पवन और नौकर रामू, हम 4 लोग रहते हैं। राहुल ने कहा कि आप सबको यहाँ बुलवा दीजिए, हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। फिर रंजन चौधरी उनको बुलाकर ले आते हैं। तब राज उनसे पूछता है कि कल रात तुम लोग कहाँ थे? तुमने कल रात किसी अजनबी को यहाँ मकान के आसपास घूमते हुए तो नहीं देखा? सभी कहते हैं कि हम रात को आप लोगों के सोने के बाद जल्दी ही सो गए थे और कल रात को हमने किसी अजनबी व्यक्ति को मकान के आसपास नहीं देखा। राज ने कहा, आप लोग अभी जा सकते हैं और हमारी इजाजत के बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तब राज, राहुल और रंजन चौधरी तीनों बाहर बगीचे में जाते हैं। तभी राहुल को एक कंपनी की मीठी सुपारी का पैकेट मिला और ये पैकेट नया ही लग रहा था। राहुल ने कहा, रंजन बाबू ये बताइए कि आप 4 लोगों में से कोई मीठी सुपारी खाता है? तब रंजन चौधरी ने कहा, राहुल जी, हमारे यहाँ कोई मीठी सुपारी नहीं खाता। राज ने कहा, ये हो सकता है कि ये मीठी सुपारी का पैकेट उस चोर का हो जो पहले एक बार चोरी करने आया था, या फिर जिस चोर ने कल अलमारी के लॉकर से वो सोने की चेन चुराई है उसका हो। रंजन बाबू ने उस पैकेट को गौर से देखा और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तब राज ने कहा, रंजन बाबू देखते हैं आगे क्या होता है। तभी रंजन बाबू कहते हैं, चलिए आपको बनारस की प्रसिद्ध जगहों को घुमा लाऊं। तब राज कहता है कि हाँ रंजन बाबू, चलिए बनारस की गलियों और अन्य जगहों को चूम कर आते हैं। फिर वो रंजन बाबू की कार में सवार होकर बनारस घूमने निकल पड़े। तभी राज की नजर उनकी कार का पीछा कर रही एक टैक्सी पर पड़ी जो काफी देर से इनका पीछा कर रही थी। तब राज ने रंजन चौधरी की तरफ देखकर कहा कि ये कौन हो सकता है। राज ने एक बार और पीछे मुड़कर देखा तो इस बार वो टैक्सी उसे नहीं दिखी। तब रंजन चौधरी ने कहा कि चलिए हुजूर बनारस की तंग गलियों और घाटों को देख आएं और थोड़ा घूम आएं। तब ड्राइवर ने पार्किंग में कार को पार्क कर दिया और वो लोग बनारस पैदल ही घूमने के लिए निकल पड़े। तभी राहुल ने देखा कि एक आदमी जिसने काला हैट, काला चश्मा, काला मास्क और काले कपड़े पहन रखे हैं, वो उन पर नजर रख रहा है और उनका पीछा कर रहा है। फिर उसने राज को इस बारे में बताया तो राज चौंका और उसने राहुल और रंजन चौधरी से कहा, आप दोनों बिल्कुल चौकन्ने रहिएगा, कोई हमारा पीछा कर रहा है और जहां हम जा रहे हैं वह भी वहां पहुंच जा रहा है। राहुल और रंजन बाबू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वो आगे बढ़े। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो सुस्ताने के लिए एक आम के बगीचे में लगे बेंच पर बैठ गए। तभी वहां एक भिखारी आया और उनसे पैसे मांगने लगा। राज ने उसे गौर से देखा और उसे 50 रुपये का नोट निकाल कर दे दिया और कहा कि ये हम तीनों की तरफ से है, तुम्हारे लिए रख लो। फिर वो भिखारी वहां से चला गया। राज ने राहुल से कहा कि राहुल, जानते हो वह भिखारी के वेश में जो आदमी हमारे पास आया था वही था जो हमारा पीछा कर रहा है। शाम को वो तीनों लौटकर घर आ गए। फिर रात को उन्होंने स्वादिष्ट डिनर का आनंद लिया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। राज ने राहुल से कहा, मुझे पता है कि वो सोने की चैन किसके पास है। राहुल ने उत्सुकतावश पूछा, बताइए ना सर कि वो सोने की चैन किसके पास है। तब राज ने कहा, वो सोने की चेन मेरे पास है। ये सुनकर राहुल भौचक्का रह गया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, वो था क्या। राज ने कहा, हाँ राहुल, वो सोने की चेन रात को मैंने ही चुपके से तिजोरी खोलकर गायब की थी और उसे अपने पर्स में सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि वो चोर उसे चुराने फिर आता और उसको लेकर फरार हो सकता था, तथा रंजन बाबू के यहाँ काम करने वाले भी मुझे संदिग्ध ही प्रतीत होते हैं, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। राहुल ने कहा, वाह सर, मानना पड़ेगा, आपके दिमाग को कहाँ से कहाँ तक सोचते हैं आप, धन्य हैं आप। राज ने कहा, हमें सुंदर चौधरी के कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले भी करना है। राहुल बोला, जी सर, ठीक कह रहे हैं आप, हमें उन लोगों को जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो वो रंजन चौधरी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, हमें आज रंजन बाबू से कुछ सवाल पूछने होंगे। वो गपशप ही कर रहे थे, तभी रंजन बाबू उनके कमरे में आ गए। रंजन बाबू ने कहा, रात को आप लोगों को ठीक से नींद आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तब राज ने कहा कि रंजन बाबू, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। रंजन बाबू ने कहा, जी कहिए ना साहब, क्या पूछना चाहते हैं।
राज ने कहा कि आप ये बताओ कि सुंदर चौधरी के यहाँ पहले कौन कौन काम करता था जो काम छोड़कर चले गए। रंजन बाबू ने कहा कि उनके यहाँ राजू और रामू दोनों काम किया करते थे और दोनों काफी शातिर प्रवृत्ति के इंसान थे और एक नंबर के कामचोर थे। उन्हें सुंदर चौधरी ने काम से निकाल दिया था। उनका सुंदर चौधरी के साथ विवाद भी हो गया था। फिर वो सुंदर चौधरी के घर से चले गए और हाँ, याद आया, उन्होंने एक 18 साल के युवा पप्पू को जब वो बच्चा था तब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने साथ रखा हुआ था। वो भी सुंदर चौधरी के घर से उनकी मौत के बाद से गायब है। राज ने कहा कि धन्यवाद रंजन बाबू, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हमारा काम और आसान हो जाएगा। तभी राहुल ने कहा, सही कह रहे हैं सर आप, अब हम अपराधी को जल्दी पकड़ लेंगे। फिर रंजन बाबू ने कहा, सर सोने की चेन का क्या हुआ और कब तक मिलेगी? तब राज ने कहा, घबराइए नहीं, वो भी 3 दिन में मिल जाएगी। रंजन बाबू ने राज का शुक्रिया किया और उस कमरे से बाहर निकल गए। राज ने कहा कि राहुल तैयार हो जाओ, अब हमें राजू, रामू और पप्पू की तलाश करनी है क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई एक कातिल है या फिर ये तीनों सुंदर चौधरी के कत्ल में शामिल हैं। राज, राहुल और रंजन बाबू तीनों कार में सवार होकर तीनों के गांव की ओर चल दिए। राजू, रामू और पप्पू तीनों एक ही गांव जहांपुर के निवासी थे। राजू, रामू और पप्पू तीनों एक सब्जी मंडी में काम करते थे। राज, राहुल और रंजन उनसे मिलने सब्जी मंडी गए। राजू और रामू ने आराम से राज के सवालों का जवाब दिया जबकि पप्पू राज के सवालों से बचता रहा और उसने वहां से भागने की कोशिश की। तभी राहुल ने उसे दबोच लिया। तब तक वहां पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने पप्पू को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले आई। फिर उसकी पुलिस ने जमकर धुनाई करी तो फिर वह इस धुनाई से टूट गया और सारा सच उसने उगल दिया। पप्पू ने बताया कि उसे सुंदर चौधरी जी ने अपने घर पर रखकर पाल पोस कर बड़ा किया लेकिन कानूनन वारिश नहीं बनाया और कुछ दिनों पहले ही सुंदर चौधरी जी ने अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया और मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तब मैंने उन्हें मारने का प्लान बनाया और उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने लगा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। फिर मैं एक दिन रंजन चौधरी के घर रात में गया और उनके अलमारी में रखी हुई सोने की चैन जो उन्हें सुंदर चौधरी जी ने दी थी, उसको चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। राज ने कहा, अच्छा, हमारा पीछा भी तुम ही कर रहे थे और वो काले हैट, काला चश्मा और काले कपड़े में, और वो भिखारी कौन था? तब पप्पू ने कहा कि वो मैं ही था और मैं आपके बारे में जानकारी जुटा रहा था कि आप कौन हैं और बनारस क्यों आए हैं। तब राज ने कहा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वो कानून की नजरों से बच नहीं सकता। अब तो तुम्हें सिर्फ फांसी होगी, तब तक सलाखों के पीछे फांसी का इंतजार करो। फिर तीनों घर पर आ जाते हैं। घर पहुंचकर राज सोने की चेन निकालकर रंजन चौधरी को सौंप देता है और सारा वाकया उन्हें बता देता है। फिर सभी खुश हो जाते हैं और फिर राज के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूं और आपकी मदद चाहता हूं। मेरा पता ये है, आप कल सुबह वाली ट्रेन पकड़कर हमारे गांव शशिपुर पहुंच जाना। बाकी बातें तब आपको घर पहुंचने पर बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप कल सुबह वाली ट्रेन से हमारे गांव शशिपुर पहुंचकर मुझसे मिलने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, आपका उमेश बाबू। फिर राज ने उस नंबर पर कॉल की जिससे वो टेक्स्ट मैसेज उसके मोबाइल पर आया था, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ हो गया था। राज ने हरी सिंह को कहा कि कल सुबह हम दोनों शशिपुर गांव रेलगाड़ी से चलेंगे। तुम अपना बैग पैक कर लो क्योंकि कल सुबह 7 बजे की गाड़ी से चलना पड़ेगा। हरी सिंह ने कहा कि ठीक है सर, मैं तैयार होकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। फिर वहां से रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हो जाएंगे। राज ने कहा कि ठीक है, कल सुबह 6:15 बजे मेरे घर पर आ जाना क्योंकि हमारे घर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। हरी सिंह ने कहा कि ऑफ डन। अगले दिन सुबह उठकर और तैयार होकर हरी सिंह इंस्पेक्टर राज के घर 6:15 बजे पहुंच गया। राज भी तैयार हो चुका था। फिर दोनों ऑटो पकड़कर 20 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हरी सिंह शशिपुर की 2 टिकट निकालकर ले आया। फिर थोड़ी देर में ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी। 1 घंटे के बाद ट्रेन शशिपुर हाल पहुंची, जहां राज और हरी सिंह ट्रेन से उतर गए। फिर वहां से एक रिक्शा में बैठकर उमेश बाबू के घर पहुंचे। बाहर उनका नौकर भूरू खड़ा था। उसने कहा कि आप राज बाबू हैं ना? तब राज ने कहा, हाँ, हमें उमेश बाबू ने बुलाया है किसी काम के सिलसिले में। फिर भूरू उनका सामान और उन्हें लेकर उमेश बाबू से मिलाने के लिए उनके कमरे में ले गया। भूरू ने उमेश बाबू से कहा, मालिक, आपसे मिलने शहर से गांव तक राज और हरी जी आए हैं। तभी बिस्तर पर लेटे हुए एक पतले दुबले आदमी ने कहा कि
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी फरियाद सुनकर मुझसे मिलने आए। तब राज ने कहा कि आपने ये काला मास्क, काला चश्मा क्यों लगा रखा है और इस गर्मी के मौसम में कंबल को क्यों ओढ़ रखा है। तब उमेश बाबू ने कहा कि मुझे अस्थमा और एलर्जी की बीमारी है, इसलिए ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि ये बीमारी किसी और को ना फैले। उमेश बाबू ने भूरू को आदेश दिया कि तुम इनका सामान जो सबसे आखिरी का कमरा है वहां रख दो, ये 2-3 दिन यहीं रुकेंगे और फिर इनके लिए तुरंत चाय नाश्ता का इंतजाम भी कर दो। राज बाबू, आप दोनों भूरू के साथ उस कमरे में चले जाओ और फिर फ्रेश हो जाइएगा। भूरू आपको उस कमरे में चाय और नाश्ता दे जाएगा। राज ने कहा, ठीक है उमेश बाबू, हम अब कमरे में चलते हैं और 1 घंटे के बाद आपसे फिर मिलेंगे। उमेश बाबू ने कहा कि ठीक है। फिर राज और हरी सिंह भूरू के साथ कमरे की ओर चल दिए। कमरे में पहुंचकर राज ने भूरू से पूछा कि भूरू, ये बताओ उमेश बाबू ने अपने कमरे की खिड़की और लाइट क्यों बंद करी हुई थी। तब भूरू कहता है कि वो उनको सनलाइट और बल्ब लाइट दोनों से एलर्जी हो जाती है, इसलिए उन्होंने अपने कमरे की खिड़की और कमरे की लाइट भी बंद की हुई रहती है। राज ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और हमारे लिए 2 चाय ले आओ। फिर भूरू वहां से रसोई घर की ओर चला जाता है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आता है। राज ने हरी सिंह को कहा कि ये उमेश बाबू मुझे एक अजीबोगरीब आदमी लगा और हरी सिंह तुम्हें ये कैसा आदमी लगा। तब हरी सिंह ने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, मुझे उमेश बाबू पर डाउट हो रहा है। फिर वो चाय नाश्ता करके उमेश बाबू से मिलने उनके कमरे में गए। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी, वो भी थोड़ी दूर पर रखी थी। तब उमेश बाबू ने कहा, आइए इंस्पेक्टर राज साहब बैठिए, हमने आपके कई किस्से सुने हैं जिसमें आप बहुत जल्दी और आसानी से सभी केस सुलझाते हैं। राज ने कहा, धन्यवाद आपका, ये तो बस लोगों का प्यार है। उमेश बाबू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि अब मेरी उम्र 65 साल हो गई है और मैं ज्यादातर बीमार ही रहता हूँ और बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। भूरू ही मेरी देखभाल करता है और मुझे खाना बनाकर भी खिला देता है। मेरी अभी 4 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। तब मेरा बेटा सुधीर जो कानपुर में रहता है वो अपने फैमिली डॉक्टर को अपने साथ गांव ले आया। फिर उस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और कुछ दवाएं लिखी और फिर वह कानपुर लौट गया। उसकी दवाओं ने असर दिखाया और फिलहाल मैं थोड़ा ठीक हूँ, मगर मुझे लगता है कि पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। राज ने कहा, आपका बेटा सुधीर अभी कहाँ है। उमेश ने कहा, वो आज सुबह ही कानपुर चला गया अपने काम पर। तब हरी सिंह ने कहा कि उमेश बाबू, ये तो बताओ कि आपने हमें किस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ बुलाया है। उमेश बाबू ने कहा कि मेरी एक तिजोरी है और उसके लॉक का पासवर्ड की मैंने बनाया था, वो मैं भूल गया हूँ और उसको एक अलग तरीके से लिखकर मैंने कहीं रख दिया था, वो मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं मैंने उस कागज को जिस पर वो तिजोरी के लॉक का पासवर्ड लिखा था कहाँ पर रख दिया। राज ने कहा कि आपको ये याद है कि आपने उस कागज के टुकड़े को इसी कमरे में छुपाया है ना। तब उमेश बाबू ने कहा कि हाँ, मुझे याद है, मैंने उस कागज के टुकड़े को इसी कमरे में कहीं छुपाया है। राज और हरी सिंह कमरे में हर जगह तलाशते हैं लेकिन उन्हें वो कागज का टुकड़ा नहीं मिलता है जिस पर तिजोरी के लॉक का पासवर्ड लिखा था। तभी हरी सिंह को कमरे में कुछ दिखता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।